नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 7 है और इसमें हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 07। इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है कि हाल में चर्चित कच्चा थीवु द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया, मेडागास्कर और मॉरिशस या भारत और बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जल संधि है उसमें आपको मिलेगा कच्चा थीवु द्वीप। और इसके बारे में एक नोट करने वाली बात यह है कि 1974 में एक समझौते के तहत भारत द्वारा यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन है पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा, केएम सेठ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे। कार्यकारी राज्यपाल तब बनाया जाता है जब जो पूर्णकालिक राज्यपाल का पद होता है वह खाली होता है। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो पूर्णकालिक फुल टाइम पहले जो राज्यपाल थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया और वर्तमान में जो फुल टाइम राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई पटेल। अगला प्रश्न है 18 जून 1858 को हीरोज एवं रानी लक्ष्मीबाई के बीच अंतिम युद्ध ग्वालियर के मुरार में किस नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन है सिंध, चंबल, स्वर्णरेखा या पूनू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्णरेखा। तो 18 जून 1858 को हीरोज और रानी लक्ष्मीबाई के बीच जो अंतिम युद्ध हुआ था वह ग्वालियर के मुरार में स्वर्णरेखा नदी के किनारे हुआ था और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं और इसलिए उनका समाधि स्थल भी आपको ग्वालियर में मिलेगा वर्तमान में। तो इनका समाधि स्थल भी रानी लक्ष्मीबाई का आपको वर्तमान में ग्वालियर में मिलेगा। अगला प्रश्न है लाल पीली मिट्टी का पीएच मान होता है। ऑप्शन आप देख लीजिए और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 5.5 से 8.5 तक जो लाल पीली मिट्टी है उसका पीएच मान होता है। जो पीएच होता है, पीएच पैमाना, यह अम्ल और क्षार की प्रकृति को मापने वाला एक पैमाना है। और आपको बता दूं कि जो लाल पीली मिट्टी होती है यह चावल की खेती के लिए यानी धान की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है होम स्टे पोर्टल का संबंध है। ऑप्शन है घरों तक बिजली पानी की सुविधा, प्रोडक्ट डिलीवरी की सुविधा, पर्यटन सुविधा को बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पर्यटन सुविधा को बढ़ावा देना होम स्टे पोर्टल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1930, दिल्ली अधिवेशन 1932 या इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। और इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम है पंडित नेहरू। और इस अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। और इसी 26 जनवरी को याद करने के लिए ही जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। जो घटनाएं हैं वह हैं चरण पादुका कांड, पंजाब मेल हत्याकांड, भोपाल राज्य हिंदू सभा प्रजा परिषद, कसाई खाना आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वह है ऑप्शन ए। पहले जो घटना होगी वह होगी कसाई खाना आंदोलन, यह हुआ था 1920 में। इसके बाद आएगा चरण पादुका कांड, यह हुआ था जनवरी 1931। इसके बाद हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड, यह भी हुआ था जुलाई 1931। इसके बाद भोपाल राज्य हिंदू सभा, यह गठित की गई थी कब? 1934 और प्रजा परिषद 1935। तो इस क्रम में जो सही ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की सूची में नए कार्य किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? ऑप्शन है राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, संसद या राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, अगर उसके कार्यों की सूची में नए कार्य जोड़ना है तो यह काम किया जाएगा किसके द्वारा? उस राज्य के राज्य विधानमंडल द्वारा। और इसका प्रावधान जो है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 321 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है शूटिंग, तैराकी, हॉकी या क्रिकेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शूटिंग। जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं इनका संबंध है शूटिंग खेल से, और यह मध्य प्रदेश के जो खरगोन जिले से संबंधित हैं। और इन्होंने जो एशियन गेम्स 2022 में हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था, और इनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचवन योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1976-77, 1970-71, 1980-81 या 1990-91। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। 1976-77 में पंचवन योजना प्रारंभ की गई थी, और इस योजना का जो लक्ष्य था वह था प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण करना। अगला प्रश्न है, कोको स्ट्रेट अवस्थित है? ऑप्शन है कोको द्वीप व लक्षद्वीप के मध्य, कोको द्वीप व मिनिकॉय के मध्य, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य क्या है? कोको स्ट्रेट। जो कोको द्वीप है यह जो म्यांमार देश है उसका एक द्वीप है, और उत्तरी अंडमान आपको पता ही है कि यह अंडमान एवं निकोबार का एक सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो इन कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य आपको क्या मिलेगा? कोको स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, बिलोबा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है भिंड, ग्वालियर, सिंगरौली या पन्ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ग्वालियर। जो बिलोबा की गुफाएं हैं वह आपको ग्वालियर में मिलेगी, और यह गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से आपको असत्य विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो गलत विकल्प है वह है ऑप्शन बी, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम ना होकर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वह अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए यह ऑप्शन बी इसमें असत्य होगा। बाकी ऑप्शन ए सही है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
रानी द्रौपदी बाई का संबंध रहा है? ऑप्शन धार, झाबुआ, गुना या भिंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धार। जो रानी द्रौपदी बाई हैं इनका संबंध धार रियासत से रहा है और इन्होंने जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें एक महत्वपूर्ण अपना किरदार निभाया था। अगला प्रश्न है, कारुस किस स्थल का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है रीवा, पन्ना, बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बघेलखंड। जो बघेलखंड रीजन है उसका प्राचीन नाम क्या है? कारुस। और जो बुंदेलखंड है इसका प्राचीन नाम आपको मिलेगा जैजाक भुक्ति। तो जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का और कारुस प्राचीन नाम है बघेलखंड का। अगला प्रश्न है, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है सिद्ध बाबा, चूलगिरी, शिगार या गुडबिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चूलगिरी। जो राजपीपला श्रेणी है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, राजपीपला श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है चूलगिरी और इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी 1215 मीटर। और जो सिद्ध बाबा है यह बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी कितनी? 1172। और जो शिगार है इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी 1881 और यह मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं जो गुडबिल है इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी 752 और यह जो विंध्याचल श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यह सब आपको याद रखना है, एमपीपीएससी में बहुत बार यह पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, असंगत को अलग कीजिए, यानी दिए गए विकल्पों में जो गलत विकल्प है उसका आपको चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो दिया गया है वह गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वह चंबल ना होकर क्या है? शहडोल है। तो उपरोक्त विकल्पों में यह गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए सही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर है और यहाँ सही होगा क्या? शहडोल। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दूसरा है प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है। तीसरा है प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए सही है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह जो राज्य विधानसभा के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, सदस्य हैं, उनको शपथ दिलवाता है, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वह 6 माह नहीं होता है। इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है इसका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि जब नई विधानसभा का चुनाव होता है तो उन सदस्यों में से किसी वरिष्ठ सदस्य को राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और यही प्रोटेम स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ऑप्शन है चना, मटर, सेम या धान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धान। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है यह पाई जाती है दलहनी पौधों में। आपको याद रखना है यह जो प्रोसेस है नाइट्रोजन स्थिरीकरण यह दलहनी पौधों में देखने को मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना किन राज्यों के मध्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार इस टेस्ट सीरीज में हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर यह टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई हो तो इसको अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए जो एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद।